Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Miss Political Science. So today we will discuss about MPS 001 Political Theories chapter 2, which is democracy यानी लोकतंत्र. We have already discussed about what is democracy. Democracy, which came from the Greek word demokrasia, which is combination of two words, demos, which mean people, and kratos, which mean rule, or we can say a form of government in which people rule, whether directly or participation or indirectly through elected representatives. यानी लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें लोग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुन के, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके उसके थ्रू, या फिर डायरेक्टली अपनी गवर्नमेंट में भागीदारी करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. लाइक प्रोफेसर सिले भी डेफिनेशन देते हैं डेमोक्रेसी की. वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट इन विच एवरीवन पार्टिसिपेट्स. कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसी सरकार है जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है. इसके अलावा हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ा था कैसे ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए में डेमोक्रेसी डेवलप होती है. इसके बाद हमने वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन को पढ़ा था कि कैसे फर्स्ट वेव में यूरोपियन कंट्रीज़ 19th सेंचुरी में डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ बढ़ती है. देन सेकेंड वेव में रिमेनिंग यूरोपियन कंट्रीज़ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करती है. देन थर्ड वेव में हमारी जर्मनी, इटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड डेमोक्रेसी इन एशिया एंड अफ्रीका आफ्टर डीकोलोनाइजेशन. यानी डीकोलोनाइजेशन के बाद जो आपकी एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ थी वो डेमोक्रेसी को अडोप्ट करना स्टार्ट करती है. देन फोर्थ वेव में आपके ईस्टर्न यूरोप एंड लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ डेमोक्रेसी को अडोप्ट करती हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस द कंसेप्चुअल फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी विच आर ऑटोनॉमी, राइट्स, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. देखिए, जैसे हम कोई भी डिश बनाते हैं तो कोई भी डिश बनाने से पहले उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स भी हम यूज़ करते हैं डिश मेकिंग में. सेम डेमोक्रेसी एक तरह की ऐसी डिश है जिसमें हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं, लाइक ऑटोनॉमी, राइट्स, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. और इन इंग्रेडिएंट्स के बिना डेमोक्रेसी जो एक डिश है वो बन ही नहीं सकते, विच इज़ इम्पॉसिबल. सो इस पार्ट में हम मेनली इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. इन कंसेप्चुअल फैमिली जो डेमोक्रेसी की है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ऑटोनॉमी, राइट, लिबर्टी एंड इक्वालिटी मिलकर के एक साथ डेमोक्रेसी को पूरा करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी क्या है? इट एक्सप्रेस द वैल्यू दैट वी अटैच टू पोजेसिंग कंट्रोल ओवर our own individual personal decision and life choices. कि कैसे इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति ऑटोनोमस है अपनी पर्सनल डिसीजन के लिए. क्यों? क्योंकि वो कैपेबल है, उसके पास एक रैशनल थॉट है, रीज़न है. हर एक इंसान इतना कैपेबल है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस को खुद से ले सके. ठीक है. लाइक आप वोटिंग करने जाते हैं तो वोटिंग के टाइम पे आपको कोई प्रेशराइज नहीं करता है, आप पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है कि आपको इसे वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक है. वहाँ पे आपका पर्सनल डिसीजन होता है. क्यों? क्योंकि आप खुद कैपेबल है, आपको खुद पता है कि कौन रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए बेस्ट होगा और कौन नहीं होगा. ठीक है. यही मेनली ऑटोनॉमी होती है कि आप अपने खुद के डिसीजंस को खुद से ले सके. इसके बाद हम बात करते हैं लिबर्टी की. लिबर्टी जिसके बारे में जॉन लॉक कहते हैं कि गवर्नमेंट मस्ट गारंटी द राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टी. कि गवर्नमेंट को गारंटी देनी चाहिए हर व्यक्ति के, हर इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी, उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, उसके अधिकारों की सुरक्षा करना ही गवर्नमेंट की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. एंड इट इज़ द जॉब ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. और ये गवर्नमेंट का काम बनता है, गवर्नमेंट की एक जॉब है कि वो हर एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ की, उसकी लिबर्टी की और उसकी प्रॉपर्टी की क्या करे, सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करे. ठीक है. और हर एक व्यक्ति को लिबर्टी प्रोवाइड करे कि वो फ्रीली अपनी लाइफ को
जी सके, अपनी लाइफ में वो जो करना चाहता है, जो अचीव करना चाहता है वो कर सके। इवन गवर्नमेंट को भी उसमें हेल्प करना चाहिए कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपनी लाइफ के हाई बेस्ट को अचीव कर पाए। नेक्स्ट वन इज़ इक्वालिटी। एवरीवन इज़ इक्वली ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल हर इंसान एक तरह से इक्वल है, ठीक है। कोई हमें किसी के साथ उसके कास्ट, कलर, सेक्स के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए या उसको किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से अलग नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर एक इंसान का इंडिविजुअल व्यू होता है, लाइक एंड डिसलाइक्स होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, बट है तो सभी ह्यूमन बीइंग। सो इस बेसिस पे गवर्नमेंट को इन सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। प्रत्यक्ष या हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं फॉर एग्जांपल, उनके साथ आप इक्वली बिहेव नहीं कर सकते, ठीक है। इस अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू आप उनको इक्वली ट्रीट कर सकते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं। लाइक हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं तो वहाँ पे लिफ्ट्स यूज़ करती है, लिफ्ट लगाई जाती है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए, या फिर जो PWD है, जो फिजिकली अनेबल है स्टेयर्स पे चढ़ने के लिए, तो उनके लिए क्या अलग से एक क्या लगा दी गई, लिफ्ट लगा दी गई ताकि उन्हें भी इक्वली ट्रीट किया जा सके। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि हमारे लिए तो स्टेयर्स है और जो दूसरे बंदे हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए आपने लिफ्ट लगा दी। क्यों लगाइए? ताकि इन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जा सके। आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको इक्वलिटी प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्टिफिकेशन फॉर डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं हम, क्या उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, कैसे और हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की विशेषताएं यहाँ पे बताई गई है मेनली, कि डेमोक्रेसी इज़ वैल्यूएबल फॉर इट्स ओन सेक। लोकतंत्र अपनी स्वयं की भलाई के लिए उत्तम है। सेकेंड वन इज़ डेमोक्रेसी में ऑल्सो बी वैल्यूड इंस्ट्रूमेंटली। लोकतंत्र का मूल्यांकन सहायक के रूप में भी किया जा सकता है। लोकतंत्र एक तरह से लोगों के लिए नेसेसरी है, लोगों का तंत्र है। लोक प्लस तंत्र, जो दो वर्डों से मिलकर ही लोकतंत्र बना है, जिसमें मेनली कहते हैं कि लोगों का तंत्र, जहाँ पे लोग खुद के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं या अपने खुद के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, लेकिन जो मेन पावर होती है वो लोगों के अंदर ही से करता है। इसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, डेमोक्रेसी मेक्स एवरीवन फील दैट दे वर अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लोकतंत्र लोगों को एहसास कराता है कि वो भी एक डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है इंडिया का या फिर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का, उसमें लोगों का भी पार्टिसिपेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर कोई भी डिसीजन लेता है तो आपके लिए ही लेता है, और इनडायरेक्टली आप उसमें उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर रहा है, पॉलिसी मेकिंग कर रहा है, वो आप लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों ने ही उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, उसे वोट दे करके, अपना लीडर बना करके वहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए भेजा हुआ है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, जिसमें कहते हैं कि डेमोक्रेसी मिनिमाइजिंग द अब्यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर। बिल्कुल, अब पॉलिटिकल पावर का अगर कोई मिसयूज करता है लीडर, तो उसको रोकने में हेल्प करता है डेमोक्रेसी। हाउ? कैसे? देखिए, आपको वोटिंग राइट मिला हुआ है, तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चुनाव कराए जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं। तो इन इलेक्शंस के टाइम पे अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जिसको आपने इलेक्ट किया है और वो अपनी पावर का मिसयूज करता है, देन नेक्स्ट जब इलेक्शंस होंगे तो उन इलेक्शंस में आप क्या कर सकते हैं, उस पॉलिटिकल लीडर को अपनी वोट ना दे करके उससे उसकी पावर को वापस अपने पास ले सकते हैं, और फिर उस पावर को एक ऐसे लीडर को आप दे सकते हैं जो पावर का मिसयूज ना करें। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट इज डेमोक्रेसी एनकरेज द पीपल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर पॉलिटिकल लाइफ।
कि जो डेमोक्रेसी हो वो पीपल को एनकरेज करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन लेने के लिए। देखिए गांधी जी के कोटेशन है कि आप कितना भी चाहो राजनीति से भागना, लेकिन राजनीति ने जैसे एक सांप कुंडली मार लेता है ना, जकड़ लेता है अपने शिकार को, ऐसे ही राजनीति ने हम लोगों को जकड़ा हुआ है। हम चाहे राजनीति से कितना भी दूर जाए, या फिर हम खुद से बोल दे कि हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, अब डायरेक्टली ना भी करें तो इनडायरेक्टली आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हो। कैसे? अब गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसका, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आप लोगों पे होता है, और जब कोई चीज़ हमें डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है तो हम उस चीज़ में इंटरेस्ट ज़रूर लेते हैं, चाहे हम लेना चाहे इंटरेस्ट, चाहे ना चाहे, फिर भी हमें वो चीज़ें जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं हम उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल लेते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोक्रेसी प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव, कि लोकतंत्र प्रतिक्रियात्मक और सत्तावाचक। देखिए डेमोक्रेसी को स्टडी करने के दो सिनेरियो है। फर्स्ट वन इज प्रोसीजरल एंड सेकंड वन इज सब्सटेंटिव। ये किसी भी लार्ज सोसाइटी में, इन लार्ज सोसाइटी इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज पॉसिबल फॉर पीपल टू गैदर हाउ टू मेक डिसीजंस ऑन ईच एंड एवरी इशूज़। किसी भी, अगर हम बड़े राष्ट्र की बात करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे सभी लोग एक साथ मिल बैठ करके डिबेट्स के थ्रू या फिर ऐसे वाद विवाद के थ्रू या एक साथ बैठ करके डिसीजन मेकिंग कर सके, ये पॉसिबल नहीं है। यही रीज़न है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हम कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं। हम पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स किसी भी डिसीजन मेकिंग के टाइम हमारे थॉट्स है, हमारे जो डिसीजंस हैं उन्हीं को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जिससे हमारी जो सोवरेनिटी है वो हमारे पास ही बनी रहती है। हमने उनको पावर दी है कि आप हमारी तरफ से डिसीजन ले, और वो हमारी तरफ से जब डिसीजन लेते हैं तो जो मेन पावर होती है वो हमारे पास ही बनी रहती है। यहाँ पे अगर हम सिनेरियो की बात करें तो इसमें प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का एक सिनेरियो यूज़ किया गया है। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी मेनली क्या होता है, डेमोक्रेसी शुड नॉट बीन सीन एज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे डेमोक्रेसी को केवल इंस्टीट्यूशंस के रूप में नहीं देखा जाता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैसे होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अराइजिंग आउट ऑफ दीज, इट ओनली एम्फेसाइज ओनली द प्रोसीजर एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है ये मेनली जो प्रोसीजर होता है डेमोक्रेसी का, इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं, उनकी प्रतिक्रियात्मक जो क्रियाएँ हैं उन पर ये ज़्यादा फोकस करता है कि कैसे संस्थाएं काम करती है, कैसे डिसीजन मेकिंग करती है, कैसे इंस्टीट्यूशन रन करते हैं। ठीक है, इन दिस सम सिटीजन्स में बी मोर इक्वल देन अदर एंड मे जॉय अ ग्रेटर वॉइस देन अदर। यहाँ पे प्रोसीजरल डेमोक्रेसी मेनली फोकस किया जाता है कि कैसे सभी लोग इक्वल है, लेकिन इक्वल होने के बावजूद भी कुछ लोग ज़्यादा शक्तियों का, ज़्यादा पावर्स का यूज़ करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं। ठीक है, अधिक मताधिकार का प्रयोग करते हैं, कैसे कुछ लोगों को ज़्यादा एक तरह से मताधिकार का प्रयोग मिला हुआ है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी है वहाँ पे ना एजुकेशन के बेसिस पे उनको वोटिंग राइट मिला हुआ है। ठीक है, अगर आप गरीब है तो आपकी वोट एक काउंट होगी, आप अमीर है तो आपकी आपकी जो वोट है वो एक से ज़्यादा काउंट होगी। ठीक है, इस टाइप के जो प्रोसीजर्स है उनको स्टडी करता है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में, उनको स्टडी किया जाता है। लेस एजुकेटेड एंड द सोशली डिसएडवांटेज सिटीजन वुड बी अनएबल टू फुली प्रैक्टिस देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। वही चीज़ है कि कैसे जो गरीब लोग हैं या डिसएडवांटेज सिटीजन है वो कैसे अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का भी पूरी तरह से फुली उनको एंजॉय नहीं कर पाते, और कुछ लोग अपने सभी राइट्स को, हर एक चीज़ को आराम से एंजॉय करते
करते हैं, ठीक है, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं, उनको लिबर्टी मिली हुई है या फिर ऑटोनॉमी का राइट मिला, वो सब चीज़ को एंजॉय करते हैं। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए कि उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है या फिर वो सोशली डिसएडवांटेज है, इसके बेसिस पे वो इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते। इसकी स्टडी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में की जाती है। ओके, देन हम बात करते हैं हमारे सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी में मेनली ये एक ऐसी तरह की सोसाइटी है जहाँ पे जो सिटीजन्स है वो ट्रूली इक्वल है, ठीक है। एक असल मायने में सभी नागरिक जो वहाँ के किसी भी कंट्री के जो नागरिक है वो इक्वल है, जो राजनीतिक रूप से वचनबद्ध हो तथा विभिन्न मतों के लिए सहज हो, वह अपनी शासक को चुनने में, उनके उत्तरदायी बनाने में एक मत हो। यानी कि सभी लोग इक्वली पॉलिटिकली एंगेज्ड होते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने में उनके वोटिंग राइट इक्वल होते हैं, उनकी वोट्स की वैल्यू एक होती है, इक्वल होती है, ठीक है। प्लस अपने जो रूलर्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाने में भी ये इस सोसाइटी में हेल्प करते हैं। एंड आउटकम्स एंड डिसीजंस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस वुड then be mindful of the interest of all rather than the interest of a few powerful groups and individual in society। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को ही ज़्यादा पावर नहीं मिलते, यहाँ सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सभी लोगों को इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, सभी के राइट्स इक्वल होते हैं, सभी जो इंडिविजुअल होते हैं वो एक तरह से उनके सभी के जो निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी उनकी वैल्यू इक्वल ही होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र कितने तरह के हो सकते हैं? सो फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव आपको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लाइक आपकी जो एंशिएंट टाइम था उसमें क्या होता था कि वहाँ की पॉपुलेशन कम होती थी तो लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर पाते थे डेमोक्रेसी में, ठीक है। लाइक 10,000 पीपल थे तो अगर कोई डिसीज़न लेना भी होता था तो 10,000 लोग एक साथ मिल के बैठ के डिस्कशन के बाद डिसीज़न मेकिंग कर लेते थे। बट अगर हम बात करें आज के टाइम पीरियड में, इंडिया की बात करें, तो 131 करोड़ पीपल को आप कहाँ इकट्ठा कर पाओगे, कैसे डिस्कशन कर पाओगे? और डिस्कशन हो भी गया तो किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे आप नहीं पहुंच पाओगे। रीज़न इज़ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या किया गया, पॉपुलेशन को देखते हुए, बड़ी सोसाइटी क्योंकि इतनी बड़ी हो गई है उसको देखते हुए एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग की जाती है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो उनकी बात को आगे ट्रांसफ़र करते हैं, डिसीजन मेकिंग में उनके थॉट्स को, उनकी जो बातें हैं उनको आगे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। लाइक हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, MP MLA को इलेक्ट करते हैं, तब जब आपके डिसीजन मेकिंग होती है, कोई भी रूल बनता है, कोई भी कानून बनाया जाता है तो उस टाइम पे डिबेट होती है और ये MP MLA वहाँ पे वोटिंग करते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमें रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बेसिस पर ही डिसीजन मेकिंग की जाती है। यही आपका मेनली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। अकॉर्डिंग टू होब्स एंड लॉक, जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है वॉज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अथोराइज्ड बाय द पीपल टू एक्ट ऑन इट्स बिहाफ, कि एक ऐसी गवर्नमेंट है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो लोगों के बिहाफ पे काम करती है। फॉर रूसो हाउएवर सोवरेन पावर ओवर द स्टेट शुड रेस्ट इन द हैंड ऑफ द सिटीजन। जो सोवरेन पावर होती है वो हम अपने रिप्रेजेंट को दे देते हैं, लेकिन जो रियल पावर होती है वो अभी भी लोगों के पास ही बनी रहती है। शुड रेस्ट इन द हैंड ऑफ द सिटीजन एंड इट्स जनरल विल।
because the opinions and interest of representatives could never be identical to those of the electorates। देखिए जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो भी हम लोगों में से ही कोई एक है, तो उसके और हमारे जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट नहीं होते, वो सेम ही होते, तो वो हमें आगे रिप्रेजेंट कर पाता है। क्लियर है। नेक्स्ट इसके क्रिटिक्स भी हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को क्रिटिक किया गया है। पहले आपके फर्स्ट क्रिटिक्स और वो कंसीडर्ड इट अनरियलिस्टिक, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को अयथार्थवादी मानती कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, जिसे सपोर्ट करते हैं सुम्पीटर एंड द एलिट थियोरिस्ट। जो आपके सुम्पीटर है और सब भ्रांत सिद्धांतकारी है, वो इसका क्रिटिसाइज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, क्या कह के कि भाई ये जो आपकी डेमोक्रेसी है ना, ये एक तरह से झूठ है। ये बोलता है कि रियल जो पावर है वो लोगों के पास बनी रहती है, जबकि लोग अपनी रियल पावर को एक सोवरन, अपने एक पॉपुलर जो सोवरेनिटी है उसको सौंप देते हैं, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के, और उसको अपनी सारी पावर दे देते हैं। तो पावर लोगों के पास कहाँ रही? ये तो बिल्कुल झूठ है। ठीक है। सुम्पीटर के द्वारा परंपरागत 18वीं सदी में लोकतंत्र की प्रचलित अवधारणा की आलोचना करते हुए कहा गया कि 18वीं सदी में लोकतंत्र को एक भ्रांति के रूप में माना जाता है। एक तरह से मतलब एक भ्रांति है, एक झूठ है लोकतंत्र, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। और जो सॉवरन लोग होते हैं उनके हाथों में मेनली पावर होती है, जो लोगों को जो एक तरह से हाउएवर सुम्पीटर आर्ग्यू डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट पॉपुलर सोवरेनिटी, एक तरह की पॉपुलर सोवरेनिटी नहीं है। जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है इसके दो ही काम होते हैं, प्राइमरी वर्क होता है, प्राइमरी टास्क होता है इसका पॉलिटिकल पावर को सोवरेन इलेक्टोरेट को देना। एक तरह से एक ऐसे आपका सोवरेन इलेक्टोरेट को चुनेंगे और उसको हम अपनी सारी पावर दे देते हैं, पहला तो काम ये होता है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का सेकंड टास्क होता है इलेक्ट लीडर, अपने नेता को चुनना। सेकंड क्रिटिक इज वो कंसीडर्ड इट इनएडिक्वेट, जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को इनएडिक्वेट बताते हैं कि अपर्याप्त है, ये सही नहीं है। जो कौन कहता है ऐसा? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेट, सहभागी लोकतंत्रवादी कहते हैं कि आपका प्रतिनिधित्व लोकतंत्र अपर्याप्त है। क्यों है? कि बिकॉज रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी इज ओनली इलेक्ट द लीडर। अगर हम रियलिटी की बात करें ना कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रियलिटी में आप सिर्फ अपनी वोट का यूज़ करते हैं, किस लिए? अपने नेता को चुनने के लिए, और लोगों का काम बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके इसके बाद हम बात करते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को क्रिटिक करते हैं। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है? द क्लासिकल थ्योरी ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी सपोर्टेड बाय रूसो एंड जॉन स्टुअर्ट मिल, जे.एस. मिल और रूसो मेनली आपकी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं या सपोर्ट करते हैं। रूसो थियरी पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल सिटीजन इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली डिसीजन मेकिंग बट ऑल्सो एज अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ एंश्योरिंग गुड गवर्नमेंट, कि भाई हर व्यक्ति के, नागरिक की भागीदारी जो राजनीति में सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वो निर्णय ले सके, बल्कि इसलिए भी होती है कि वो अपने जो उसके पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको भी सिक्योर कर पाए। ओके जे.एस. मिल पॉपुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मिल्स इडियट पॉलिटी। अब जो जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल की जो पॉपुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो जे.एस. मिल की एक आइडल पॉलिटी है, इन विच participatory institutions foster active citizen and public spirited character. This is the mechanism through which the individual is made to take public interest into account and make decision guided by the idea of common good rather than by his own selfish। जे.एस. मिल क्या कहते हैं कि के अनुसार लोकप्रिय लोकतंत्र सरकार ही मिल का आदर्श राज्य शासन, जिसमें भागीदारी संस्थाएं
जो पार्टिसिपेटरी आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, सक्रिय नागरिकता व एक जन उत्साही स्वरूप को बढ़ावा देते हैं। ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एक तरह से लोगों के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करती है ताकि लोग अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके डेमोक्रेसी में। यह वह कार्य प्रणाली जिसमें व्यक्ति से जनहित का ध्यान रखने तथा अपने निजी स्वार्थ को अलग रखते हुए सभी के हित में निर्णय लेकर काम किया जाए। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में आप सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ही नहीं, आप अपनी सोसाइटी के भी कॉमन इंटरेस्ट को लेकर चलते हैं, कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ओके। इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, आप अगर लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ की बात करें तो डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इज़ क्लियरली इम्पॉसिबल। कि बड़े राष्ट्रों में आपकी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वर्क कर ही नहीं सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में आपके पार्टिसिपेशन जैसे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की नीड होती है जो कि बड़ी कंट्रीज़ में हम कर ही नहीं सकते हैं। Like Carol Patman and Benjamin Barber are in favor of participatory or strong democracy in which the ordinary citizen is more fully involved in decision making process. इसके बावजूद भी जो कैरोल पैटमैन है और बेंजामिन बाबर है ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये फेवर करते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को, और इसी को ये स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो आपके बिल्कुल मामूली से लोग हैं जिनके पास पावर नहीं है, जिनके पास जो इकोनॉमिकली भी इतने उनका एक तरह से पैसा उनके पास इतना ज़्यादा नहीं है, इसके बावजूद भी वो फुली इन्वॉल्व हो पाते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। पार्टिसिपेटरी जो डेमोक्रेसी होती है इसमें डिसीजन मेकिंग में आपकी पावर, आपका कलर, आपकी कास्ट मायने नहीं रखती, सभी लोग इक्वली इस पे पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बोलते हैं। थर्ड वन इज डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। थर्ड पॉइंट इज डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि मंत्रणात्मक लोकतंत्र। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इज मेनली अ form of democracy in which deliberation is central to decision making। कोई भी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होगी उसमें डेलिब्रेशन के थ्रू ही डिसीजन लिया जाएगा। डेलिब्रेशन क्या होता है? मेनली एक जैसे डिबेट्स होती है ना, तो डिबेट्स के थ्रू कंक्लूजन निकलता है, सेम वैसे ही डेमोक्रेसी ये एक ऐसे फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें लोग एक साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं, डिबेट्स करते हैं, और डिबेट के थ्रू डिस्कशन के थ्रू एट लास्ट पॉइंट पे जब सभी लोग एक साथ सहमत हो जाते हैं तो ही डिसीजन मेकिंग हो पाती है। इन केस अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं देन ये क्या करते हैं, ये मेजॉरिटी बेस्ड डिसीजन लेते हैं, मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग किया जाता है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में। देन नेक्स्ट इज सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी is a form of democracy that is based on strong commitment to equality and welfare state। social democracy mainly आपकी welfare state और equality को promote करती है। ठीक है, कि समाज में समानता होनी चाहिए, वेलफेयर वहाँ पे कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए लोगों का। ठीक है, मेनली यहाँ पे इस सोशल डेमोक्रेसी में स्टेट का सिर्फ एक ही एम होता है कि लोगों को वेलफेयर स्टेट क्रिएट की जाए। ठीक है, लोगों का भला कर सके, लोगों को सोशली इक्वली एक तरह से उनको हेल्प की जा सके। इट इज़ लेस रेडिकल देन मार्क्सियन सोशलिज्म एंड मोर एगैलिटेरियन देन लिबरलिज्म। एक तरह से मार्क्सिज्म की तरह है, मार्क्सिस्ट थॉट है ना, जैसे वो कहते हैं कि एक क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे इक्वालिटी हो सबके लिए, कोई भी ज़्यादा अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, सबको उनकी नीड्स, उनकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो सके। तो सेम सोशल डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट थॉट्स के अकॉर्डिंग ही काम करती है, बट मार्क्सिस्ट थॉट है वो थोड़ा ज़्यादा रेडिकल है। ठीक है, रेडिकल वे में वो बात करता है। बट सोशल डेमोक्रेसी में क्या होता है, सोशल डेमोक्रेसी में ये एक ऐसी वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं जो इक्वालिटी को प्रमोट करता हो। ओके,
Then social democracy argue that all individuals should get an equitable share of society resources in order to realize their own plans of life and remove obstacles like poverty, disabilities and belonging to a minority. यानी कि जो सामाजिक लोकतंत्र है, जो आपकी सोशल डेमोक्रेसी है, वो सभी लोगों को सोसाइटी में जो भी आपके रिसोर्सेज है वो इक्वली प्रोवाइड करवाए. ओके. देन हाँ, इसके साथ ही आपके ये लोगों को उनके वेलफेयर में, अगर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है, उनकी बेस्ट अचीव करने में, उनकी जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है या फिर कोई ऑब्स्टेकल्स हैं उनको रिमूव करने में गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे. नेक्स्ट वन इज़ कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, यानी कि सार्वभौम लोकतंत्र. इसमें क्या होता है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेंबर ऑफ अ सिंगल कम्युनिटी. ठीक है, लाइक वर्ल्ड गवर्नमेंट होती है ना, उस टाइप का कंसेप्ट कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का है कि सभी ह्यूमन बींग एक सिंगल कम्युनिटी, क्योंकि ह्यूमन बींग तो सभी इक्वल है, तो एक सिंगल कम्युनिटी की तरह ये उनको एक तरह से ट्रीट करता है. इट एक्सप्लोर द एप्लीकेशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एट द ट्रांसनेशनल एंड ग्लोबल स्फीयर. ये आपकी डेमोक्रेसी को, जो एक डेमोक्रेसी का मेन बेसिक कंसेप्ट है, उसको वर्ल्ड लेवल पे एक्सपेंड करता है. इट आर्ग्यू दैट ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल इज़ पॉसिबल एंड नीडेड. ये बात करता है कि एक ग्लोबल गवर्नेंस की नीड है आज के टाइम पे, जिसमें डेमोक्रेसी सेटअप की जाए जो ग्लोबल लेवल पर काम करे. ठीक है, डेमोक्रेसी सिर्फ ऐसी ना हो कि भाई किसी एक ही कंट्री, कोई एक कंट्री फॉलो करे, कि डेमोक्रेसी एक तरह से जहाँ पे लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट कर पाते हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है डेमोक्रेसी में. तो कॉस्मोपॉलिटन जो डेमोक्रेसी है वो यही बात करता है कि डेमोक्रेसी को एक्सपेंड किया जाए वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल स्फीयर पे उसको एक्सपेंड किया जाए, डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ को, उसके नॉर्म्स को, उसकी एप्लीकेशन, उसको अप्लाई किया जाए. It point to the globalization civilized society which is being created by the phenomena of globalization from below. और ये जो आपका कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, ये किसके थ्रू किया जा सकता है, ये किया जा सकता है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू. अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो ग्लोबलाइजेशन आपकी डेमोक्रेसी को एक्सपेंड करने में हेल्प करेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई video.